जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। मौसम क्या होता है? किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वायु वेग, वर्षा आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान में क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, मौसम क्या होता है? किसी एक विशेष मतलब क्षेत्र में वहाँ का तापमान, आर्द्रता, वायु वेग, वर्षा, ये मतलब प्रतिदिन का जो चेंज होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। इसे ध्यान रखना। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक ये सब क्या है? मौसम के घटक। जैसे तापमान हो गया, आर्द्रता, वायु वेग, वर्षा, ये सब क्या है? मौसम के घटक कहलाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, किसी स्थान का मौसम प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। मतलब मौसम क्या होता है? प्रतिदिन कभी भी बदल सकते हैं। मान लीजिए सुबह के टाइम धूप निकला, शाम के टाइम बारिश हो गया, तो ऐसे मौसम मतलब प्रतिदिन बदल सकता है, सप्ताह में मतलब हर सेकंड में बदल सकता है मौसम। तो मौसम एक जटिल परिघटना है, यह पल भर में परिवर्तित हो सकता है, अतः इसका पूर्व अनुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। पॉइंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मौसम में जो परिवर्तन होता है किसके कारण होता है? सूर्य के कारण होता है। अगला पॉइंट है, अधिकतम न्यूनतम तापमापी द्वारा प्रतिदिन की अधिकतम और न्यूनतम तापमान को रिकॉर्ड किया जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या अलग है ये। ठीक है, तापमान को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब अधिकतम न्यूनतम जो तापमापी होता है थर्मोमीटर, इसके द्वारा जो प्रतिदिन का जो अधिकतम मैक्सिमम और जो मिनिमम क्या होता है टेम्परेचर होता है उसको मेजर किया जाता है। अगला पॉइंट है जलवायु। जलवायु क्या होता है? मौसम क्या होता है? प्रतिदिन कभी भी बदल सकता है, लेकिन जलवायु क्या होता है? 25 से 30 साल का जो मौसम का एक औसत होता है, मतलब हम लोग अनुमान लगा लेते हैं। जैसे हम लोग को पता होता है अक्टूबर के बाद से थोड़ी बहुत ठंडक स्टार्ट हो जाती है और लगभग ये मार्च तक चलता है, और जून जुलाई में क्या होता है? बारिश होता है। इसका हम लोग अनुमान है क्या, मतलब इस महीने में लगभग बारिश होगा, इस महीने में ठंड पड़ेगा, इस महीने में गर्मी पड़ेगा। यही क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। तो देखते हैं, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि लगभग 25 से 30 वर्ष का औसत एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का जो पैटर्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उस स्थान का जलवायु बोलते हैं। जैसे मतलब जैसे हमको पता है अभी जनवरी फरवरी यहाँ पे ठंडा रहेगा, ये हम लोग को अनुमान हम लोग को पता है। कभी किसी बच्चे से पूछेंगे ठंडी कब पड़ेगा तो बताएगा जनवरी फरवरी अक्टूबर नवंबर इस समय ठंडी पड़ता है। तो यही क्या होता है? हम लोग एक अनुमान लगा चुके हैं मौसम का, एक हमें एकत्रित डाटा करके हम लोग क्या किए? एक अनुमान लगाए हुए हैं कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। देखते हैं, यदि किसी स्थान की जलवायु गर्म, ये गम नहीं गर्म है, गर्म है तथा अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है, तो उस स्थान की जलवायु क्या होगा? गर्म होगा और आर्द्र होगा। आर्द्र मतलब नमी होगा उसमें, और जलवायु क्या होगा? गर्म होगा। अगला पॉइंट है, मरुस्थलीय जलवायु गर्म तथा शुष्क होता है। उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत मतलब यहाँ ऐसे होता है ना, उत्तर पूर्व ये हमारा हो गया। ठीक है, इधर मतलब मेघालय, इधर त्रिपुरा, असम, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत में अधिकांश वर्षा के कारण वहाँ की जलवायु आर्द्र होती है। जैसे हम लोग पढ़े ना, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मेघालय के मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? वर्षा अधिक होता है, तो इस वजह से वहाँ की जलवायु जो होती है आर्द्र होती है, मतलब इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए वहाँ की जलवायु क्या होती है? आर्द्र होती है, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है उसमें। पॉइंट देखते हैं, वर्षा को रेन गेज नामक यंत्र से मापा जाता है। रेन गेज एक यंत्र होता है जिससे वर्षा का मात्रा मेजर जैसे होता है ना, 2 सेंटीमीटर बारिश हुआ, 3 सेंटीमीटर बारिश हुआ, तो उस किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? रेन गेज नामक एक यंत्र होता है, उसी के द्वारा इसे मेजर किया जाता है, जो कि मूल रूप से मापन सिलेंडर होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है? एक सिलेंडर टाइप का होता है, मापन सिलेंडर होता है। बस इतना ध्यान रखना है कि वर्षा को किससे मेजर करता है? रेन गेज से। इसके अलावा कुछ नहीं ध्यान रखना, बस खत्म बात। अब अगला पॉइंट देखते हैं, जलवायु तथा अनुकूलन। जलवायु के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अनुकूलन क्या होता है? किसी भी जलवायु में, किसी भी परिस्थिति में जो जीव होते हैं अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है, एडाप्टेशन कहलाता है। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी स्थान की जलवायु चाहे गर्म हो या ठंडा हो, वहाँ पे जो रहने वाले जीव होते हैं खुद को उसके अनुकूल क्या कर देते हैं? बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे पोलर बियर हो गया, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। जैसे कुछ जानवर जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, ये तो मतलब गर्म प्रदेश, उष्णकटिबंध क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, तो उसी के अनुसार क्या कर लेते हैं? अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए डेनमार्क की एक गाय होती है होल्स्टीन, अब वो ठंडे मतलब सबसे ज्यादा दूध देती है वही होल्स्टीन। अगर उसको हम लोग अपने यहाँ ले आए तो हम लोग क्या भी दूध होगा, लेकिन क्या हम लोग क्या सर्वाइव कर पाएगी? जी पाएगी? नहीं जी पाएगी। वो उसे ठंडा प्रदेश चाहिए, तो वो ठंडे के हिसाब से क्या हो चुकी है? ढल चुकी है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, जंतुओं को जलवायवीय परिस्थितियों के अनुकूल के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाले जंतुओं पर चर्चा करेंगे। ध्रुवीय क्षेत्र मतलब जैसे हमारा अर्थ, ये पूरा अर्थ हो गया, इधर पोलर, इधर रीजन हो गया, इधर हो गया। ठीक है, ये ध्रुव हो गए। अब उष्णकटिबंधीय मतलब इधर जैसे भूमध्य रेखा के आसपास का जो एरिया हो गया इधर। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो रहने वाले जीव हैं उनमें कहते हैं अनुकूलन होता है।
अगला पॉइंट है भारत, मलेशिया, ब्राजील, कांगो गणराज्य, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया, इंडोनेशिया कुछ ऐसे देश हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जहाँ पे पाए जाते हैं। मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए सब भूमध्य रेखा के नियर अबाउट आसपास में ये सब होते हैं। ठीक है, भारत हो गया, मलेशिया हो गया, ब्राजील हो गया, कांगो गणराज्य हो गया, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया, इंडोनेशिया कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे क्या होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अब ध्रुवीय क्षेत्र में कौन कौन से देश आ सकते हैं? मतलब जो पोल के नियर अबाउट होंगे, जहाँ पे ठंड हमेशा पड़ता है। कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका, अमेरिका का अलास्का। ठीक है, अलास्का जो अमेरिका यहाँ पे है, अमेरिका यहाँ पे कनाडा है, कनाडा के यहाँ साइड में क्या अलास्का है। ठीक है, जब लोग उत्तरी अमेरिका पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये पढ़ाया जाएगा। अलास्का और रूस का साइबेरिया क्षेत्र, जैसे मतलब रूस सबसे बड़ा देश है ना, इधर वाला क्षेत्र जो इधर वाला क्षेत्र रूस का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइबेरिया बोलते हैं। यहाँ से ठंडी हवाएं चलती है, हमेशा यहाँ पे बर्फ जमा होता है। अगला पॉइंट है ध्रुवीय क्षेत्र मतलब पोलर एरिया। तो ध्रुवीय क्षेत्र पर चरम जलवायु अर्थात अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और 6 महीने तक सूर्य उदय नहीं होता। मतलब जो ध्रुवीय क्षेत्र वहाँ पे 6 महीने अंधेरे रहता है और 6 महीने क्या रहता है? दिन रहता है, उजाला रहता है। सर्दियों में तापमान -37, ये 37 नहीं -37 होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम परिस्थितियों में खुद को ढाल लेते हैं। अब इस क्षेत्र में रहने वाले जीवों के बारे में देखते हैं। जैसे ध्रुवीय भालू हो गया, जिसे हम लोग पोलर बियर बोलते हैं। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफेद फर होते हैं। क्या होते हैं? फर होते हैं, जो उसे बर्फ में आसानी से छुपाने और शिकार को पकड़ने तथा परभक्षियों से बचाव में सहायता करते हैं। उनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है जो उन्हें क्या करता है? ठंड से बचाने का काम करता है। अगला पॉइंट है उनके शरीर का तापमान अधिक बढ़ न जाए, इसलिए वे अक्सर धीरे धीरे चलते और अधिकतर क्या करते हैं? विश्राम करते रहते हैं। अगला पॉइंट है गर्मियों में ध्रुवीय भालू अपने शरीर को ठंडा करने के लिए समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं जो तैरने के साथ साथ बर्फ में चलने में आसानी से सहायता करते हैं। उनकी सूंघने की शक्ति तीव्र होती है जिससे ये अपने शिकार को आसानी से खोज लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है पेंगुइन मतलब ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाला अगला जीव क्या है? पेंगुइन। पेंगुइन भी सफेद होते हैं और आसानी से बर्फ में मिल जाते हैं। उनके शरीर में भी सर्दी से बचने के लिए मोटी त्वचा, मोटी नहीं मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। ये अपने आप को गर्म रखने के लिए झुंड में रहते हैं। मतलब पेंगुइन हमेशा देखिए झुंड में रहते हैं। ये अच्छे तैराक भी होते हैं। इनका शरीर धारा रेखी होता है, मतलब स्ट्रीम लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन होता है। ठीक है, धारा रेखीय होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। मछलियां ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती हैं। वहीं पक्षी को जीवित रहने के लिए शरीर को गर्म रखना पड़ता है। इसी कारण अनेक प्रकार की पक्षियां सर्दियां आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थान पर प्रवास करते हैं, फिर सर्दियां समाप्त होते वापस क्या करते हैं? अब वापस अपने आवास पर लौट जाते हैं। क्योंकि मछलियों का जो शरीर होता है ना, वो क्या होता है? मतलब उनका जो ब्लड होता है कोल्ड ब्लडेड होता है, जबकि पक्षियों का जो ब्लड होता है वार्म ब्लडेड होता है। कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ये चीज़ क्या होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जैसे मान लीजिए हमारा ग्लोब हो गया पृथ्वी। ठीक है, और यहाँ बीचों बीच जो जीरो डिग्री क्या होता है? हमारा अक्षांश होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब इसके जो आसपास का जो क्षेत्र होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। सामान्यतः यहाँ की जलवायु क्या होती है? गर्म होती है और सबसे सर्द महीने में भी तापमान क्या होता है? 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान क्या होता है? 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है वर्षा वनों में पाए जाने वाले जो प्रमुख जंतु है बंदर है, गोरिल्ला है, चीता हो गए, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। वर्षा वनों में जलवायु परिस्थितियां अनेक किस्म के जंतुओं के लिए अनुकूलित होती है, अतः जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ भोजन और आश्रय के बीच सघन प्रतिस्पर्धा होती है। इसलिए जो हमारा ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है सबसे ज्यादा जीव यहीं पे पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आसानी से मतलब भोजन में मिल जाता है और मतलब प्रतिस्पर्धा यहाँ पे होता है लोगों के बीच में, मतलब जितने भी जीव होते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? लाल नेत्र वाले मेढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें वृक्ष पर जिन पर वे रहते हैं चढ़ने में क्या करते हैं? सहायता देते हैं। अगला पॉइंट है वृक्षों पर रहने वाले बंदरों की पूंछ क्या होती है? लंबी होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। इन वनों में रहने वाले जंतुओं में भोजन के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होती है, अतः कुछ जंतु ऐसे अनुकूलित होते हैं कि वह वहां से भोजन प्राप्त करते हैं जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब इसके लिए उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे टुकुन नामक पक्षी होता है। एक टुकुन नामक पक्षी होता है कि लंबी बड़ी चोंच जो कमजोर शाखाओं पर लगे फलों से क्या करता है? प्राप्त करने में सहायता करता है। मतलब टुकुन जो पक्षी होता है इसकी चोंच क्या होती है? लंबी होती है, जो कमजोर शाखाओं पर जो लगे हुए फल होते हैं उनको तोड़ो क्या करते हैं? उसका मतलब भक्षण मतलब खाने का काम करते हैं, उसका यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट है उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले जंतुओं में सूंघने की संवेदनशील शक्ति
तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर उन्हें शिकार करने पर तथा परभक्षियों से रक्षा करने में सहायक होते हैं। ये चीज ध्यान रखना। जैसे उदाहरण के लिए बिलाव परिवार, बिलाव परिवार में क्या है? शेर, चीता, बाघ, ये सब किस में आते हैं? बिलाव परिवार में आते हैं। अगला पॉइंट है लॉयन टेल्ड लंगूर। लॉयन टेल्ड लंगूर क्या होता है? इसकी प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफेद अयाल होती है। अयाल मतलब उनके सर के चारों तरफ क्या होता है? देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं? अयाल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अयाल बोलते हैं। साइड साइड में क्या है? सफेद सफेद, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अयाल बोलते हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफेद अयाल है जो सिर के चारों ओर होती है और यह वृक्ष पर अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां खाता है। अब अगला उदाहरण है हाथी का। हाथी की सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। हाथी अपना सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए प्रयोग करता है। बाह्य रूपांतरित दांतों का प्रयोग हाथी अपनी पसंद के वृक्षों के छाल को छीलने में उपयोग करता है। हाथी के जो बड़े कान होते हैं हल्की ध्वनि को भी सुनने में क्या करते हैं? सहायक होते हैं और उनके शरीर को ठंड रखने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। इसी के साथ दोस्तों क्लास कंप्लीट होता है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। और क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।